ठाकरे परिवार के लिए बिल्कुल ही पर्सनल है। ये लड़ाई महाराष्ट्र के बारे में है। पिछले 2 सालों में जैसे उन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, एकनाथ शिंदे हो या भाजपा हो, महाराष्ट्र में हर चीज़ उन्होंने लूटने की कोशिश की। हाउ डू यू डिफाइन द लेगेसी ऑफ बाला साहब ठाकरे? The legacy of my grandfather, the legacy of Honorable Bala Saheb Thackeray is very clear. All of us fighting for Maharashtra are fighting for his legacy to be taken ahead. Why the Shinde faction of the Sena? I mean, why not the BJP? I like his work. I like his. He valued what I bring to the table. Sure. Do you think that the legacy of Bala Saheb Thackeray was actually betrayed by Eknath Shinde? No, I think the people who think that parties belong to their families are delusional. नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह सबसे पहले अपील, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप अलर्ट हो सके जब भी फ्रेश कंटेंट अपलोड करें। मैं हूँ देश की वित्तीय राजधानी यानी कि मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं 20 नवंबर को। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी महाराष्ट्र, झारखंड की। हरियाणा चुनावों के बाद अब सबकी नज़रें टिकी हुई हैं महाराष्ट्र चुनावों में। क्या यहाँ विपक्ष अपनी साख बचा पाएगा? हरियाणा में अपबीट नज़र आ रही थी कांग्रेस, लेकिन नतीजों का उलटफेर देखने को मिला। और मुंबई में इस वक्त मैं यहाँ के मशहूर शिवाजी पार्क के इलाके में हूँ। मेरे ठीक पीछे है ऐतिहासिक आइकॉनिक शिवसेना भवन। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन लड़ाई चल रही है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत दरअसल किसकी है? क्या उनके बेटे उद्धव ठाकरे, क्योंकि सेना के यूबीटी को वो लीड कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह भी जो है उनसे छीन लिया गया, पार्टी दो फाड़ हो गई। साथ ही साथ राज ठाकरे हैं एमएनएस के, और तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है यहाँ। आदित्य ठाकरे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे, जो मंत्री भी रह चुके हैं। इसके पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके फर्स्ट कज़न यानी कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से पहली दफ़ा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम राजनीतिक तस्वीर की बात करें, पिछले 5 सालों में भूचाल आया है। शिवसेना को अलग किया एकनाथ शिंदे ने, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। तो उधर एनसीपी, उसमें भी फाड़ देखने को मिला, जहां शरद पवार की पार्टी से विधायक लेकर अलग निकले अजीत पवार। उनको मिली एनसीपी के जो घड़ी का जो चुनाव चिन्ह है वो उनको हासिल हुआ, लेकिन कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि आप शरद पवार की फ़ोटो का इस्तेमाल ना करें। तो महाराष्ट्र की अगर मैं आपको इस वक्त की जो असेंबली की हालत है वो बता दूं, 288 कुल मिलाकर सीटें हैं, जिसमें जो टोटल विधायक हैं शिवसेना शिंदे गुट के पास में इस वक्त 40 विधायक हैं, हालांकि 10 इंडिपेंडेंट्स का उन्हें और सपोर्ट मिला हुआ है। बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, एनसीपी के अजीत पवार गुट के पास 40 विधायक हैं, और ये सब मिलकर महायुति का हिस्सा हैं। तो वहीं महाविकास अघाड़ी यानी कि जो अपोजिशन अलायंस है उसकी अगर बात करें तो शरद पवार की जो एनसीपी गुट है उनके 13 विधायक हैं, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के 43 इस वक्त 15 विधायक हैं, और कांग्रेस के कुल मिलाकर 43 विधायक हैं। तो ये बहुत एक बड़ी सी खिचड़ी बनी हुई है महाराष्ट्र में, और कई हाई प्रोफाइल बैटल्स तो हो ही रहे हैं। लेकिन एक सीट जिस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं वो है वर्ली की सीट। वहाँ आदित्य ठाकरे के सामने इस दफ़ा खड़े हैं मिलिंद देवरा, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के बड़े नेता मुरली देवरा के बेटे हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यूपीए 2 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी थे, और साथ इस वक्त जो है राज्यसभा सीट से सांसद भी हैं। तो वर्ली सीट पर क्या लड़ाई है, क्या बैटल है, मैंने आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवरा दोनों से बातचीत की। आइए अब आपको उस बातचीत को सुनाते हैं, और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से मुंबई की दूसरी आवाज़ों को भी अलग रिपोर्ट्स में आप तक मैं पहुंचाऊंगी। A very high profile battle playing out here in Worli, and Milind Deora is here with me, a former minister in UPA 2, also serving his term in the Rajya Sabha, but now fighting for the Shivasena Eknath Shinde, of course, you know, which had the main logo. You've gotten used to the different logo that you now represent? Absolutely. It's been 10 months, yes. Was there any awkwardness to, you know, that you had to sort of bridge over? No, not really, no. Why the Shinde faction of the Sena? I mean, why not the BJP? I like his work. I like his. He valued what I bring to the table. That's it. You have fought many battles. Of course, you know, you also belong to a family with senior leader like Murli Deora. How tough is this contest in particular?
Every contest is challenging. My first contest when I fought at the age of 27, I don't think there was a more challenging contest than that. I was 27 years old. My opponent was Jayanti Ben Mehta, who was 67 at the time. She used to say that Milind's age is equal to my experience. And every election is tough. No election is easy. Never know what's going to happen. Give it your best. Give it your 120%. How do you look at Aditya Thackeray as a, as your opponent? Do you find him a feisty? Formidable opponent. I don't think there's anything personal. We are fighting on issues. He's not making it personal. I'm not making it personal. And it's on issues. But ultimately, he does have to answer for a lot because he's got a lot of love and affection from the people of Worli. His party has got a lot of love and affection. They've given them 3 MLAs, 1 MLA, 2 MLCs, 1 MP, 3 mayors. People expect a lot from them. They were in power for 2.5 years. His father was chief minister. He was a minister in his father's government. There are naturally very high expectations. He's also a Thackeray. That comes with a lot of expectations. So he'll have to answer for what he's delivered on. Both Aditya and Uddhav Thackeray, they actually, according to them, Eknath Shinde and the MLAs who shifted base, they label them as the Alibaba and the Charles Chor. Do you think that the legacy of Balasaheb Thackeray was actually betrayed by Eknath Shinde? No, I think the people who think that parties belong to their families are delusional. And I think people who think that parties are private enterprises versus being public trusts, they're very undemocratic. And they have no right actually to talk about strengthening India's democracy. Look at Western countries. In the UK or America, do you have parties like that? Do you have the Democratic Party controlled by the Clintons? Or the How is it Republican different Party? from you having a surname which is There's a Deora, difference. which is There's a belonging difference. to a There's a political difference. family? Dynastic politics is a global phenomena. There are people who enter politics from family background. That happens even in the most mature democracy like the US. But the party systems are not hijacked by families. That's a fundamental difference between India and many other countries. Okay. Just 2 last questions, Milind, because we've also seen the elections in US right now happen. And there was a big factor, which Donald Trump has acknowledged, called Elon Musk. The way keeping in mind that you've served as a communication technology minister, today, how do you see elections playing out on, really on the physically on the ground? How much of it is the narrative is being shaped by the social media campaigns? Always important, no doubt. Social media is a very powerful tool now in any election. There was a time, 30 years ago, where in India or in America, your karyakarta, your volunteer, had to take your leaflet, your photo, what you stood for, what your promises were, go to someone's door, ring their bell, give it to them, talk to them. Now you have one video and send it on WhatsApp and that's the end. So communication has changed. What that means is that brings new challenges, new opportunities. In many ways, the volunteer or the karyakarta, you can go directly now to the voter through communication mediums. The candidate can go directly. A billionaire buying off a big tech platform, can a big tech platform really, skew up the narrative for somebody? I don't think so. Make it one-sided? I don't think big tech platforms, money makes a difference in elections. I think ultimately it's the narrative, the story, and what you're offering that sells it. I've always believed that. Just one final question. What is the first biggest change you promise to bring to Worli if you're elected Biggest here? promise, the biggest promise is that not to make false promises. But what is a true promise that you're making The then? biggest promise is not to make false promises. But give us a true It's promise. like how someone said, the only rule is there are no rules. Okay. One of my musicians used to say, the only rule in the studio is there's no rule. The biggest promise is no false promises. But on a serious note, to take Worli, Mumbai, Maharashtra forward, it's going forward to ensure that there's that the speed breakers are completely paved out, are evened out, and that's a smooth surface so we can move ahead fast. When was the last time you've actually had time to jam with your guitar? Not for a while, not for the last few weeks for sure. Missing it already? Are you going to go back to the guitar soon? I am a little bit, yes. Thank you so much. We Thank wish you. you all the Thank you best so much. with your campaign. Thanks. Milind Deora here. Let's catch up with the conversations with the other, in fact, prominent players in the battleground Maharashtra as well. Aditya Thackeray, what is at stake for you in these elections? ये लड़ाई वैचारिक है, नैतिक है, पारिवारिक है, ठाकरे परिवार के लिए बिल्कुल ही पर्सनल है। ये लड़ाई महाराष्ट्र के बारे में है। पिछले 2 सालों में जैसे उन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, एकनाथ शिंदे हो या भाजपा हो, महाराष्ट्र में हर चीज़ उन्होंने लूटने की कोशिश की। हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान, हमारी जो आर्थिक शक्ति है, सब लेने की कोशिश की। तो इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस वक्त उद्धव साहब ठाकरे हैं, आप हैं,
उधर राज ठाकरे हैं, आपके कज़न अमित ठाकरे भी आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई जस्ट बिकॉज कोई परिवार में जन्मा हो तो इसीलिए वो विरासत नहीं हो जाती है। हाउ डू यू डिफाइन द लेगेसी ऑफ बाला साहब ठाकरे? The legacy of my grandfather, the legacy of Honorable Bala Saheb Thackeray is very clear. All of us fighting for Maharashtra are fighting for his legacy to be taken ahead. What about Raj Thakre? What about Amit Thakre? Look, I don't speak on them personally. I don't speak on them individually. But unfortunately, the MNS that is given support, blind support and blanket support to Mr. Modi in the Lok Sabha elections and now to Mr. Fadnavis in the Vidhan Sabha elections only proves that MNS is fighting for those taking our industries to Gujarat. They're not fighting for the Bhumiputras of Maharashtra. They're fighting for the exodus of industries from Maharashtra. एकनाथ शिंदे को हालांकि आपके पिता लेकर आए थे, लेकिन he seems to have come of his, you know, on his own, in the sense कि वो स्ट्रीट फाइटर रहे हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनको डोमिनेट कर पा रही है। देवेंद्र फडणवीस को भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल नहीं। देखिए, देवेंद्र जी की जो स्थिति है वो उन्होंने खुद ने निर्माण की है। खुद के सारे जो दोस्त थे उनको दूर कर दिया, खुद के जो साथीदार थे उनको काटने की कोशिश की, खुद के जो पार्टी के लोग थे उनको फंसाने की कोशिश की, अलायंस पार्टनर्स को तोड़ने की कोशिश की। तो उनकी स्थिति ये उन्हीं का बनाया हुआ कारण है। लेकिन एकनाथ शिंदे कोई चोर किसी की चोरी करे और अपना खुद पे वो कपड़ा पहने तो वो कपड़ा उनका नहीं उनका मराठा होना एक बड़ा काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि सारी लड़ाई या तो विदर्भ में है, तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में। ये हम जाति के राजकारण में नहीं जाते। तो पवार साहब है, बहुत सारे हैं। ये स्पिरिट हम सब में है। ये महाराष्ट्र है, ये संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। एकनाथ शिंदे ये गद्दार है और वो जो गुस्सा था गद्दारी वाला लोकसभा इलेक्शंस में, क्या वो निकल गया काफी हद तक आपको लगता है? लोकसभा विधानसभा चुनावों में शिंदे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड के तौर पर लोकसभा में भाजपा जो हमारे राज्य को लूट रहे, देश में जो हाल बना है उसी का नतीजा था। नहीं तो सिर्फ महाराष्ट्र में नतीजा वैसे नहीं आया है ना, वैसे नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं, वैसे ही नतीजा बहुत सारे राज्यों में आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो चोरी हुई है, अलीबाबा और 40 चोर ने की है, एकनाथ शिंदे और 40 चोरों ने की है, उस पे टैग आपको लगता है अभी भी चिपक रहा है? बिल्कुल, बिकॉज हमें जो रिपोर्ट्स आ रही है कि एकनाथ शिंदे हैज एक्चुअली गेन्ड। अगर वो कोई एक बड़ी इंडस्ट्री ला देते, रोजगार निर्माण करते, कुछ किसानों के लिए करते तो हम मान लेते। How do you look at Milind Deora? आपकी लास्ट टाइम जीत की जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 60-70,000 थी। इस बार कहा जा रहा है कि शायद क्लोज कंपटीशन होगा। If someone has come into the fray just for fame and to be pictured in the same frame as 10 of us just for publicity, that's their lookout. वो तो ऑलरेडी सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी lost twice from the same constituency by lakhs of votes for not roaming around in the constituency when he had the choice to, when he had the duty to. He ignored his constituency twice, lost twice terribly. So वो है। दूसरे तो राज्यसभा की क्वेश्चनिंग है। अगर वो सीरियस है और टाइम पास नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स में राज्यसभा का इस्तीफा दे, मंजूर करके ले वाइस प्रेसिडेंट से और आइए चुनाव लड़िए। वो कहते हैं कि आप बड़े झूठे प्रोमिसेस कर रहे हैं कि वो झूठे प्रोमिसेस नहीं करेंगे। देखिए, मैंने उनसे तो एक झूठा प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन आपको फॉर्मिडेबल मैंने उनको साफ बात कही थी कि मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा ऑफर नहीं कर सकता, हमारे पार्टी में मत आओ। ये मैंने इस दिसंबर में कहा, 2022 के जून में कहा, 2019 में भी कहा। आखिरी सवाल, डेस्परेट थे, हमने नहीं लिया। जो आप लोगों के साथ हुआ, पार्टी जिस तरीके से तोड़ी गई, यहाँ तो एनसीपी भी टूट गई, अजीत पवार जी अलग हो गए हैं। अगर महायुति को जीत हासिल होती है, अगर एकनाथ शिंदे साहब वापस लौटते हैं तो ये मंत्रालय लेके जाएंगे गुजरात को, लेकिन ये होने हम देंगे नहीं। ये अगर मगर की बातों में हम नहीं जाएंगे। महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनेगी। अगर होती है तो आप क्या कुनबा एक साथ रहेगा? ऑलरेडी इतना टूट चुका है। नहीं होगी, नहीं बनेगी इनकी सरकार, क्योंकि जो महाराष्ट्र लूट रहे उनको महाराष्ट्र वोट नहीं देगा। तो आइदर सिचुएशन में 23 तारीख को आप वापस से बात करेंगे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदित्य ठाकरे फॉर स्पीकिंग टू अस। चलिए कुछ और लोगों की जो है नब्ज को आप टोलते हैं।